हेलो फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे सेक्शन 13 बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। बायोलॉजी follows universally accepted principles to provide scientific names to non organisms। मतलब क्या किया कि बायोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने एक ऐसा प्रिंसिपल बनाया जिनसे क्या है यूनिवर्सली जो है एक नाम से एक ही प्लांट या एक ही एनिमल को जाना जाए। मतलब कि जैसे आपके गांव में है या आपके डिस्ट्रिक्ट में है, आप लोकल नेम से प्लांट को बुलाते हैं। जैसे कि आप देखिए आंकड़ा जो होता है, आंकड़ा या आँख, जिसको आँख भी बोला जाता है, ठीक है? तो उसको क्या है अलग-अलग जगह पे अलग-अलग बोला जाता है। किसी जगह उसको मोथा भी बोला जाता है, ठीक है? लेकिन एक उसका एक साइंटिफिक नेम है जैसे कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, ठीक है? तो उसको कैलोट्रोपिस नाम से ही सब जगह जाना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके गाँव में कुछ और नाम है तो आप कहीं पे कहीं भी इंडिया से बाहर जाके भी वो नाम लोगे तो आपको सेम ही प्लांट प्रोवाइड करेंगे लोग, या सेम ही प्लांट का रेफरेंस सोचेंगे वो। ऐसा नहीं होगा। इसलिए जब आप कैलोट्रोपिस बोलोगे वहाँ पे तो वो समझ जाएंगे कि ये किस प्लांट की बात कर रहे हो आप। तो इसीलिए एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो है एक नोमेनक्लेचर सिस्टम बनाने की जरूरत पड़ी। ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स, द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक स्पीसीज एपिथेट। तो पहला नाम जो होता है, मतलब नाम लिखने के दो कंपोनेंट हैं। पहला नाम है उसका जो जेनेरिक नेम होता है, जैसे होमो शेपियंस, तो इसमें होमो जो है वो जेनेरिक नेम है और शेपियंस जो है वो उसका स्पीशीज का नेम है, ठीक है? जैसे हमारा नाम है होमो शेपियंस। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इस तरह से जब दो दो अक्षर का नाम जब लिखा होता है, किसी भी स्पीशीज का दो अक्षर में हम नाम लिखते हैं, दो अक्षर तो इसको बोलना ठीक नहीं है, दो वर्ड्स, ठीक है? दो वर्ड्स में हम नाम लिखते हैं तो उसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। बाई का मतलब होता ही दो है। तो दिस नेमिंग सिस्टम वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। जिस लिनियस की हमने पहले बात की, जिसने सिस्टम नेचुरी नाम की किताब लिखी थी, उसी उसी ने ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है। पर ओरिजिनली देखा जाए तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इसने नहीं दिया है। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे गैस्पर्ड बाउलिन, उन्होंने जो है 1623 में 1623 में जो है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की तरह उन्होंने नाम लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन जो है उनको इतनी मतलब रेस्पेक्ट नहीं मिली, उनका इतना फेमस काम नहीं था, इसलिए जो यूनिवर्सली उनको नहीं जाना गया। कैरोलस लीनियस ने बाद में इस पे काम किया, तो बाद में कैरोलस लीनियस ने पब्लिकेशन की यूनिवर्सली उसको एक्सेप्ट करवाया साइंटिफिक कम्युनिटी में। इसलिए कैरोलस लीनियस को बायनोमियल नोमेनक्लेचर का एक तरह से जनक माना जाता है। यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या रूल्स हैं वो हम देखते हैं। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। तो क्या होता है कि इसमें लैटिन में वर्ड्स लिखे जाते हैं, मतलब लैटिन वर्ड्स होते हैं जिन्हें इटैलिक्स में लिखा जाता है, मतलब कि टेढ़े करके लिखा जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा लिखा जाता है वर्ड्स को। जैसे होमोशेपियंस, आप इसको जो है टेढ़े लिखेंगे, थोड़े से बोलेंगे, मतलब ऑब्लिक, स्लाइटली ऑब्लिक। व्हेन रिटन दे आर सेपरेटेड, अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। तो इनको मतलब टेढ़ा क्यों लिखा जाता है? क्योंकि लैटिन में क्या है, इटैलिक्स है। तो ये दिखाने के लिए कि ये जो लिखा गया है इसका ओरिजिन कहाँ से है, इस तरह से लिखने की पद्धति का जो है ओरिजिन कहाँ से है, तो वो दिखाने के लिए टेढ़ा सा, थोड़ा सा टेढ़ा लिखा जाता है और सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। जीनस और स्पीशीज दोनों के नेम को अंडरलाइन किया जाता है। सेकंड देखते हैं, द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंटिंग द जीनस। तो पहला वर्ड जो है, जैसे मेंजिफेरा इंडिका एग्जांपल है नीचे, तो इसमें मेंजिफेरा वो है, वो जीनस है। और मेंजिफेरा जो है, जो जीनस है, उसका फर्स्ट लेटर एम जो है, मेंजिफेरा का एम, वो कैपिटल लेटर से लिखेंगे, while the specific epithet start with a small letter।
और जो स्पेसिफिक जो स्पीसीज का नाम, जो स्पीसीज एपिथेट जो है इंडिका, उसको हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, जैसे इंडिका का आई स्मॉल में लिखा जाएगा। थर्ड देखते हैं, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम। जो ऑथर का नाम है वो जैसे एब्रिविएशन में लिन लिखा हुआ है, मैंजिफेरा इंडिका लिन, तो यहाँ उसके बाद डॉट लगाया जाएगा। डॉट का मतलब है कि मैंजिफेरा इंडिका नाम जो है वो कैरोलस लिनियस ने दिया है, इसलिए शॉर्ट में उसका उनका नाम LINN डॉट लिखा जाता है। अब हम देखते हैं सेक्शन 14 में टैक्सोनॉमी कैटेगरीज क्या क्या है ऑर्गेनिज्म की। तो इसमें देखते हैं कॉमन नेम, देखते हैं पहले मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, बीट। बायोलॉजिकल नेम देखते हैं, मेन का है होमो शेपियंस, हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, मैंगो का है मैंजिफेरा इंडिका एंड वीट का है ट्रिटिकम एस्टिवम। जीनस देखते हैं, अब जीनस क्या है, जैसे हमने रूल्स में देखा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो फर्स्ट नेम है होमो, वो जीनस है। मस्का डोमेस्टिका में मस्का जीनस है, मेंजीफेरा में मेंजीफेरा जीनस है और ट्रिटिकम में ट्रिटिकम जीनस है। ठीक है, फैमिली देखते हैं, होमोनिटी, म्यूसिडी, एनार्कार्डियसी एंड पोएसी। तो फैमिली में क्या है कि जब MCQ पूछे जाते हैं तो फैमिली को जो याद करने का मतलब जो है, मतलब देखा जाए आपको मैं बताऊं तो फैमिली में जिसमें DAE लास्ट में आ गया ना, जैसे MONIDAE, तो IDAE जिसके साथ आ गया ना, जो जैसे एनिमल्स में वो फैमिली होगी। ठीक है, MUSIDAE, तो DIDAE से फैमिली गैस करेंगे हम वर्ड को कि ये फैमिली ही होगी कुछ ना कुछ। मैं कुछ भी वर्ड लिख दूँ उसके पीछे लगा दूँ IDAE, तो आप उसको पहचाने कि ये किसी एनिमल की जो है फैमिली का नाम है। मैंगो देखते हैं, मैंगो का है एनाकार्डियेसी एंड वीट का है पोएसी। तो अब आप कहेंगे कि इसमें IDAE नहीं लिखा है लेकिन ये फैमिली है, तो आप देखेंगे कि प्लांट्स में जो है AC जिसके पीछे लिखा होता है ACEAE, ये देखिए दोनों में ACEAE कॉमन है, तो ACEAE जहाँ लिखा होता है वो एनिमल्स, वो प्लांट्स की फैमिलीज होती हैं। ठीक है, ऑर्डर में देखते हैं इसी तरह से क्या होता है कि ऑर्डर्स में भी कुछ स्पेसिफिक टर्म्स लिखी होती है वर्ड्स के पीछे। जैसे कि आप प्लांट्स में देखेंगे तो एल से लिखा होता है ALES, ऊपर वाले में देखिए ALES। ठीक है, दोनों में प्लांट्स वाले में मैंगो एंड बीट में ALES लिखा है। ठीक है, लेकिन एनिमल में देखेंगे तो आप अलग अलग है। इसी तरह से आप अगर पहचानना चाहें तो इसमें केवल एक ही चीज़ चलता है कि अ, जैसे प्राइमेटा, डिप्टेरा। ठीक है, तो ए लास्ट में कहीं ना कहीं आता है, ए पीछे से ए देखिए आप, TA, प्राइमेटा, डिप्टेरा। ठीक है, इस तरह से एनिमल्स में अलग अलग है क्योंकि उनके जो है बहुत डिवाइडेड है उनके अंदर। ठीक है, लेकिन प्लांट्स में जो है ALES ही होता है। ठीक है, क्लास में हम देखते हैं तो क्लास में मेमेलिया, ठीक है, इंसेक्टा, ये दोनों देखिए इस इनमें भी देखिए एक जैसा साउंड, जरूर एक जैसा साउंड आता है एनिमल्स में, एक जैसा साउंड आता है, जैसे मेमेलिया हो गया, इंसेक्टा हो गया। ठीक है, लेकिन जब आप प्लांट्स में आप जाएंगे तो देखिए यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा NAE दोनों में सेम है। तो प्लांट्स की क्लास होती है उनमें पीछे NAE लिखा हुआ होता है। ठीक है, फाइलम में देखेंगे हम तो फाइलम में जो प्लांट्स होते हैं उनके पीछे जो है PHYTA फाइटा लिखा हुआ होता है प्लांट्स में। ठीक है, एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट जो है फाइलम्स होते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, तो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट देख लेते हैं और उनकी की पब्लिकेशन देख लेते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। कैरोलस लिनियस जो है वो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, क्योंकि उन्होंने ही बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, मतलब प्लांट्स को डिवाइड करने के लिए एक नोमेनक्लेचर सिस्टम उन्होंने डिजाइन किया था, एक हिरार्चिकल क्लासिफिकेशन दिया था उन्होंने।
और जैसा कि हमने पढ़ा कि सिस्टेमा नेचुरी जो है, उन्होंने एक टाइटल लिखा था अपनी बुक का, तो उनकी की पब्लिकेशन है सिस्टेमा नेचुरी एंड स्पीसीज प्लांटेरम। उन्होंने प्लांट्स के बारे में लिखा था और प्लांट्स की स्पीसीज के बारे में लिखा था। जैसे कि देखिए आप बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में आप देखेंगे कि पीछे लगा होता है स्पीसीज एपिथेट, तो इसी से आप याद कर पाएंगे स्पीसीज प्लांटेरम। एरिस्टोटल देखते हैं, अर्लीस्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, ट्री, shrub एंड हर्ब्स एंड एनिमल, रेड ब्लड वर्सेस नॉन रेड ब्लड। एरिस्टोटल जो थे, उन्होंने एक मतलब अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन का एक मॉडल दिया था। मतलब प्लांट्स को तो उन्होंने क्या किया, ट्री में, श्रब में और हर्ब में जो है डिवाइड किया। ट्रीज क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, श्रब उनसे थोड़े छोटे होते हैं, हर्ब बहुत ही छोटे होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक बाहर से देखने से उनको डिवाइड कर दिया। और एनिमल्स को क्या किया कि रेड ब्लड किस में है और नॉन रेड ब्लड, मतलब आरबीसी के बेसिस पे, रेड ब्लड सेल्स के बेसिस पे उन्होंने डिवाइड कर दिया। प्लांट्स को और एनिमल्स को उन्होंने अलग अलग जो है बेसिस पे डिवाइड किया। उनकी की पब्लिकेशन है एशियंट ग्रीक फिलोसोफर एंड बायोलॉजिस्ट, मतलब वो एक ग्रीक फिलोसोफर थे और बायोलॉजिस्ट थे। थियोफ्रेस्टस देखते हैं, थियोफ्रेस्टस ओवरऑल ही बॉटनी के फादर हैं। क्लासिफाइड प्लांट्स बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल हैबिट्स, उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल हैबिट्स मतलब बाहर से जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं उनके बेसिस पे ही प्लांट्स को डिवाइड कर दिया, मतलब क्लासिफाई कर दिया। उनकी की पब्लिकेशन है हिस्टोरा प्लांटेरियम। बेंथम और हुकर देखते हैं, बेंथम और हुकर जो है एक मतलब जो वंडरफुल साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो है जितने भी प्लांट्स एनिमल्स हैं उनको क्लासिफिकेशन के लिए एक सिस्टम बनाया और एक प्लांट की एक बुक लिखी, जेनेरा प्लांटेरम। ठीक है, स्पीसीज कैरोरस लिनियस ने स्पीसीज पे काम किया, लेकिन हुकर उनसे एक स्टेप आगे नहीं गए, उन्होंने जेनेरा पे काम किया। ठीक है, सेक्शन 16 में देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी इन increasingly distinguished from non-living object on the basis of responsiveness, metabolism and cellular organization। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में हम डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, रेस्पॉन्सिवनेस कैसा है उनका, मतलब नॉन लिविंग रेस्पॉन्स नहीं करेगी और मेटाबॉलिज्म नहीं करेगी और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उनका कुछ नहीं होगा। ये एब्सोलूट कैरेक्टर्स हैं और कोई भी कैरेक्टर इतना एब्सोलूट नहीं है। ठीक है, properties of tissues are not represented in the constituent cells but arises as a result of interaction among the constituent cells। मतलब क्या है, टिश्यूज का प्रॉपर्टी जो है उनके सेल्स की वजह से नहीं है, लेकिन क्या है, जो सेल्स इंटरेक्ट करते हैं ना, उनकी वजह से टिश्यूज बने हैं। टिश्यूज इसलिए नहीं बने कि वो उनके अंदर सेल्स है, बल्कि वो इसलिए बने हैं कि सेल्स ने मिलके काम किया, इंटरेक्शंस किए, इसलिए टिश्यूज डेवलप हुए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं ICZN। ICZN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर एंड ICBN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। मतलब इनका एक फुल फॉर्म है। जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर का मतलब है एनिमल्स का नाम ये रखेंगे, BN मतलब बॉटनिकल नोमेनक्लेचर का मतलब प्लांट्स का नाम रखेंगे। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, तो हम पहले बात कर चुके हैं इस ऑर्डर पे। तो सेक्शन 17 में देखते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जो बहुत ही ज़रूरी है, मतलब हाई यील्ड है, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये है डिफाइनिंग वर्सेस नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये सबसे ज़्यादा जो है पूछा जाता है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो हमने इस चैप्टर में देखा कि किस तरह से क्या होता है, मेटाबॉलिज्म देखा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखा, कॉन्शियसनेस देखे, ये तीनों क्या होते हैं कि डिफाइनिंग कैरेक्टर हैं। जैसा कि हमने ऊपर देखा है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। ठीक है, क्योंकि इनके एग्जाम्पल भी हमने देखे, ग्रोथ नॉन लिविंग में भी हो सकती है पर वो एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। जैसे कि एक सैंड ड्यून है कि मिट्टी का पहाड़ है, उसके ऊपर मिट्टी बाहर से इकट्ठी हो जाएगी और वो उसके ग्रोथ कहलाएगी एक तरह से देखा जाए तो बाहर से।
रिप्रोडक्शन में क्या है कि मतलब नॉन लिविंग में तो नहीं होता है, लेकिन लिविंग में भी नहीं होता है बहुतों में। जैसे कि म्यूल्स देख लो आप, जो खच्चर होते हैं उनमें नहीं होता है। जैसे कि जो कोई कुछ जैसे फीमेल जो वर्कर बीज होते हैं उनमें नहीं होता है। मधुमक्खी जो वर्कर होती है, केवल रानी मधुमक्खी होती है, उन्हीं में ही होता है। और नेक्स्ट में एक और है कि जो अ, ऐसे कपल हैं जो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं बहुत साल से, तो एक मतलब फिजियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकते हैं दोनों के बीच में, कोई भी कारण हो सकता है इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो नॉन लिविंग है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टैक्सोनॉमिक सफिक्सेस। तो जैसा हमने ऊपर देखा कि फैमिली में एसी आएगा प्लांट्स में, और एनिमल्स में आई डी ए ई एडी एडी आएगा। ठीक है, ऑर्डर में क्या हो, एल्स आएगा प्लांट्स में। तो इस तरह से आप उसको पहचान सकते हैं कि ये प्लांट्स में ऑर्डर है या फैमिली है या क्या है। ठीक है, टाइप स्पेसिमेंस देखते हैं। टाइप स्पेसिमेंस क्या होते हैं कि मतलब कोई भी प्लांट अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको उसको आइडेंटिफाई करने के लिए लिखना होगा कि किस तरह का स्पेसिमेन है, इसका टाइप क्या है, ये होलो टाइप है, आइसो टाइप है, इलेक्ट्रोटाइप है, नियो टाइप है। मतलब इनका मतलब हम समझते हैं कि मैंने कोई प्लांट खोजा। अब मैंने किसी को बताया कि मैंने ये प्लांट खोजा है, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में मैंने भेजा। ठीक है, कि अब मुझे मैंने ये प्लांट खोजा है और ये नया प्लांट है, आप इसकी रिसर्च करके मुझे बताइए कि पहले ये प्लांट खोजा गया है नहीं खोजा गया है। तो मैं उसमें लिखूंगा कि इसका टाइप स्पेसिमेन क्या है, ये होलो टाइप है, नियो टाइप है या क्या है। होलो टाइप का मतलब क्या होता है कि जो ओरिजिनल चीज जो मैंने खोजी है वो मतलब ऑथर ने भी उसी तरह की खोजी है, मतलब कि ओरिजिनलिटी में वही है, नई चीज है वो। ठीक है, आइसोटाइप में क्या होता है कि मैंने बहुत सारी चीजें खोज ली। ठीक है, 3 से 4 चीजें मैंने खोजी और वो एक ही स्पीशीज की चीजें हैं। ठीक है, किसी में फ्लावर खोजा है एक ही स्पीशीज का, एक ही प्लांट का फ्लावर खोजा है, रूट खोजी है, और 2-4 रूट खोज लिए हैं मैंने उसी सेम प्लांट की, फ्लावर भी 2-4 खोज लिए हैं। तो उसमें से जो कोई भी एक मैं भेजूंगा वो आइसोटाइप कहलाएगा। मतलब कि 4 में से जो एक है जो सेम है उसको आइसोटाइप को मैं भेजूंगा आगे सैंपल के लिए कि इसको पहचान करके बताइए। इलेक्ट्रोटाइप में क्या होगा कि मैंने भेज दिया है वहाँ पे, उन्होंने पहचान कर दी है कि ये नया प्लांट है, उन्होंने रख लिया है प्रिजर्वेशन में। लेकिन क्या हुआ कि जहाँ रखा है वहाँ आग लग गई है, कोई भी डेंजरस कुछ भी चीज़ हो गई है, भूकंप आ गया है, तो वो मतलब लॉस्ट हो गया है वो चीज़। तो अब जो नया स्पेसिमेन जो भी वो रखेंगे उसकी तरह का या मैं उनको प्रोवाइड करूँगा, तो उसको एज ए इलेक्ट्रोटाइप डिक्लेयर करेंगे क्योंकि पुराना वाला लॉस्ट हो चुका है। न्यू टाइप में क्या होगा कि जैसे कि न्यू टाइप की एक अलग ही कहानी है। न्यू टाइप का मतलब है कि नया, कुछ नया स्पेसिमेन, मतलब कि कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं है उसका, लोस्ट हुआ वो, उसका कुछ भी नहीं बचा है। तो एक नया ही प्लांट उसकी तरह हम रखेंगे वहाँ पे और उससे बोलेंगे कि ये नियो टाइप है। मतलब कि इसका पुराना प्लांट कुछ भी नहीं है, नया खोजा है सेम उसी तरह का नया खोजा, उसको नियो टाइप डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, सेक्शन 18 में देखेंगे, एक समरी देखेंगे हम कि इसमें क्या क्या हमने पढ़ा। तो चैप्टर में पढ़ा हमने फिलोसॉफिकल एंड स्ट्रक्चर फाउंडेशन, देखा हमने बायोलॉजी का, किस तरह से बायोलॉजी को समझा जा सकता है, कैसे स्ट्रक्चर्स होती है बायोलॉजी में, सेल्स कैसी होती है, टिश्यूज़ कैसे होते हैं। ठीक है, और कितने बायोलॉजी में कितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, कौन सा कहाँ होता है, उनके कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, लाइफ इज ऑर्गेनाइज्ड सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम ड्रिवन बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड सेलुलर कोऑर्डिनेशन। मतलब कि सेल्स जो है उसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, सेलुलर कोऑर्डिनेशन होता है, बायोडाइवर्सिटी रिक्वायर्स सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन थ्रू टैक्सोनॉमी एंड nomenclature to facilitate scientific and communication worldwide। मतलब टैक्सोनॉमी और नोमेनक्लेचर जो है एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है साइंटिफिक कम्युनिकेशन की वर्ल्ड वाइड। जिस तरह से हमने देखा कि आपके गांव में क्या बोलते हैं, आपके शहर में क्या बोलते हैं, लेकिन वर्ल्ड में आप कहीं भी जाओ साइंटिफिक नेम ही होता है, उसके नाम से एक ही प्लांट एक ही स्पीशीज को जाना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ही हमारा चैप्टर जो है ख़त्म होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 2। थैंक यू।